हाँ जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। हमने जो अपनी सीरीज स्टार्ट की है केमिकल बॉन्डिंग की एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की, डिटेल में बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। स्टार्टिंग से देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स होता है जो आयनिक बॉन्ड बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है और उनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड एक वीडियो हमने पहले डाल दिया था, जिसने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वहां हमने ओवरव्यू दे दिया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। भाई आयन से बनते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ये आयन्स होते हैं। और जो ये NaCl बनाते हैं, ये NaCl बनेगा, सॉलिड स्टेट के अंदर बनता है। इसको जो Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे जो है हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये बात हमें पहले कर चुके हैं। अभी देखिए क्या होता है सॉलिड के अंदर जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब हमने इनको डिसॉल्व किया, क्या है भाई, Na पॉजिटिव आया प्लस Cl नेगेटिव आया। ओके, मतलब यहां पर क्या हुआ, चार्जेस होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का था वो पूरा पूरा खा जाता है, क्लोरीन के ऊपर जाता है। पहले होता क्या है, सोडियम पड़ा होता है अपने पास, गैसेस एटम की अगर हम बात कर लेते हैं, सोडियम पड़ा हुआ, साथ में क्लोरीन होता है, Cl2 गैस होती है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बैलेंस करके लिखेंगे तो ऐसे लिख दो, 2NaCl बन जाएगा। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाता है। अगर हाफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या बनती है भाई, इसकी हाफ रिएक्शन बनती है, Na जो है लूज करके Na पॉजिटिव बना देगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। अब होगा क्या, अब यहां पर क्लोरीन जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है इसको ले लेता है और ये क्या बना देता है, Cl नेगेटिव बना देता है। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं, कौन सी फोर्सेज होती है, देखिए जहां चार्ज आ गई उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। कौन सी फोर्सेज होती है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। तो आयनिक बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है भाई ये काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जब वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो जो सोडियम है और क्लोरीन है टाइटली हेल्ड होंगे। जब इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, जब इनके बीच में बॉन्डिंग ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनका बॉन्ड कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। तो जो अपने पास आयनिक बॉन्ड होते हैं, अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वही ये याद रखना आपको, आयनिक बॉन्ड है, आयंस होंगे। आयंस के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जब आयंस के बीच में आया, अपोजिट चार्जेस के बीच में आया है, तो आप इन्हें क्या किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आयंस के अपोजिट के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। और स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। अब बॉन्डिंग जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग है, याद करिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब यहां हम बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाती है तो उसे हम एक टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जब कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वो लिक्विड से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर कहा जाए, गैसेस के अंदर जाए, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी, एक बात आप जो है सबसे बेसिक, जब आपने केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है, सारी चीजें वही इंटरकनेक्टेड होती है, हमेशा चीजों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना होता है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। डेफिनेशन, वेरी बेसिक डेफिनेशन आ जाती है इनकी, वेरी नियर। ठीक है, वेरी नियर, बहुत पास होते हैं। लिक्विड के अंदर थोड़े से दूर हो जाते हैं और गैस के अंदर बहुत दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, टू फार,
बहुत दूर हो जाते हैं, है ना। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात आई थी, क्या आई थी कि जो स्ट्रॉन्ग होंगे तो मतलब बिल्कुल पास बना के रखेंगे। अब इस क्रम में आप उल्टा चलिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत पास है, तो जनरली हमें किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे हमें, तो जनरली जो आयनिक सॉलिड है हमें भाई वो किस फॉर्म में देखने मिलेंगे, सॉलिड की फॉर्म में। जो आयनिक बॉन्ड है वो सॉलिड के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सब बेसिक चीजें से ही चल रहे हैं, सब बेसिक चीजें से चलना है और लास्ट तक ऐसे ही चलते जाना है। आगे देखिए अब क्या होता है, सॉलिड होता है। अच्छा, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जब कोई गैसियस एटम Na गैस की फॉर्म में प्लस क्लोरीन गैस की फॉर्म में सॉलिड बनाए, NaCl बनाए, सॉलिड बनाए, इसको जो एनर्जी रिलीज होती है उसे तो हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, और जो ये कंपाउंड बन गया इससे हम बोलते हैं कि लैटिस बना दिया, ठीक है। तो याद रखना, जिन आयनिक बॉन्ड के अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। जहां पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतनी ही वहां पर उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। इतना है समझ में, ठीक है जी। बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जनरली कैसे देखने को मिलेंगे हमें, सॉलिड के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। क्या होंगे भाई, हाई होंगे। ये बात आई इतनी समझ में आपको, ठीक है जी। अभी इनकी हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ओके। हाँ, यहां से कुछ ट्रेंड्स निकल के आते हैं जो हमें याद रखने होंगे। लैटिस एनर्जी मैंने बता दिया, याद रखना। अभी लैटिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सॉल्युबिलिटी के अंदर, एक हाइड्रेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उनकी भी हम अभी बात करते हैं कि क्या होती हैं और क्या नहीं होती। इसे साफ कर देते हैं। हाँ चलो, अब मैं NaCl को अगर बॉन्ड की हेल्प से दिखाता हूं, ये बॉन्ड की हेल्प से दिखाया, ठीक है, क्या होगा, यहां पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज चला जाता है, यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां पर होता क्या है, देखिए क्या बन गया, एक पोल बन गया। अगर आपको चीज ध्यान में हुई, क्या बन गया, पोल बन गया। ये मैंने पहले बताया है आप लोगों को कि एक पोल बन गया। अब ये पोल आपने 9th क्लास के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, क्लास 9th के अंदर, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, डिसॉल्व लाइक, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड बन गया, पोलर। तो अब इसके लिए हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए, ये प्रिंसिपल को याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि पोलर अगर स्पीशीज हमें डिसॉल्व करवानी है तो इसके लिए सॉल्वेंट भी हमें पोलर चाहिएगा, सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए। अगर सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर हो, जैसे कि CCl4, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो इसके अंदर अपना NaCl डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपने एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम सुना है, H2O, वाटर। तो बताइए मुझे, NaCl क्या वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है? आपने जनरल डेली लाइफ के अंदर इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि डिसॉल्व हो जाता है, और यहां पर उसका कंसेप्ट भी देख लीजिए क्यों होता है, क्योंकि पोलर चीजें पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जाना आयनिक बॉन्ड बनता किस किस के बीच में है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए भाई, एक तो मेटल चाहिए प्लस में नॉन मेटल चाहिए। इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। सॉल्युबिलिटी को एक बार आप रखिए यहां पर, पोलर डिसॉल्व पोलर, ठीक है, ये पोलर होते हैं तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। टेंस की बात आगे करेंगे, एक बार पहले ये समझ लीजिए जो मैं अभी आयनिक बॉन्ड्स के बारे में आपको समझा रहा हूं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा। अच्छा, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, NaCl, Na क्या है, मेटल है,
Cl क्या है? नॉन मेटल है। इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो यहां पर क्या बन गया? एक आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं कि एक मेटल नॉन मेटल होने चाहिए, और मेटल जितना आसानी से देगा, मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं हम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाना चाहिए मेटल के लिए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होनी चाहिए भाई, हाई होनी चाहिए। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, और नॉन मेटल ऐसा डाल दिया हमने जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी। मैं आपको बता दूं, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है कि जब हम किसी के अंदर गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वहां पर जब वो स्टेबल हो जाता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, और उसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, समझे आप इस बात को? मतलब क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट आसानी से कर दे और वो दूसरा आसानी से ले ले, मतलब अच्छे से उसको बाउंड करके रखे जो इलेक्ट्रॉन उसने पकड़ा है। ऐसी जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड आयनिक बॉन्ड्स बनाने के लिए, अच्छे आयनिक बॉन्ड्स बनाने के लिए। या यूं बोलिए कि आयनिक करैक्टर अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें क्या चाहिएगा? लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए ये खेल। NaF की बात कर लेते हैं, NaF की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। सोडियम आसानी से डोनेट करता है, यहां पर है पॉजिटिव। तो ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया भाई, ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया। ओके, अब देखो ये आयनिक कंपाउंड आपको पता लग गया क्या चाहिए? मेटल चाहिए हमें और नॉन मेटल चाहिए। सॉलिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा आयनिक चीज होगी, जिसके पास जितनी ज्यादा आयनिक मतलब जितना ज्यादा आयनिक करैक्टर होगा वो उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा। किसके अंदर भाई? वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, वो उतना ही ज्यादा वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। आई होप कि आपको अभी इतना समझ में आया होगा जो हम बात कर रहे हैं। ओके, अभी बात कर लेते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर एक बार थोड़ा सा वापस आ जाइए आप। ये थी आपकी थ्योरेटिकल कुछ चीजें, दो चार चीजें और समझ लीजिए, फिर हम ट्रेंड्स की बात करेंगे कि आयनिक ट्रेंड कैसे फॉलो करेगा अलोंग ए पीरियड और अलोंग ए ग्रुप, कैसे वो चीजें फॉलो होंगी उनकी बात करते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज, ठीक है, चार्ज मतलब कैटायन और एनायन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक जो है यहां पर चार्जेस के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब Q1 Q2 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का स्क्वायर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट R स्क्वायर। देखिए अब यहां पर ये चीजें जानिए, अब ये होती क्या क्या है ये चीजें समझिए। ये तो है भाई चार्जेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये तो है चार्जेस, ठीक है। ये है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट हो गया, ये हो गया एक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? एक तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी इजीली से वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है कोई मेटल, एनर्जी स्टोर्ड बाय मेटल, ओके, कि कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकता है एक मेटल अपने अंदर, उस पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बता सकते हैं। आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर जो है, आर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होगा जो एटम्स के बीच का डिफरेंस है, जो एटम्स के बीच के डिफरेंस है, एटम्स केवल न्यूक्लियस के बीच में, जो Na का न्यूक्लियस होगा कहीं पर, ठीक है, और क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा यहां कहीं पर, ठीक है। तो जो इन न्यूक्लियस के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आर। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसको बोल देंगे, इंटर
न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अभी आपको क्या याद रखना है, देखो आयनिक बॉन्ड था, हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड होता है। एग्जांपल लेके चले हम साल्ट का, टेबल साल्ट का, NaCl का। NaCl के ऊपर चार्जेस हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है भाई वो स्ट्रांग होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब स्ट्रांग होती है तो इनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो कैसे चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर सॉलिड होंगे। अगर सॉलिड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब बात कर लेते हैं सोलिबिलिटी की। सोलिबिलिटी की हमने बात की कि जितना ज्यादा आयनिक करैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा उनकी सोलिबिलिटी होगी। सोलिबिलिटी किसके अंदर होंगे, सोल्यूबल किसके अंदर होंगे, इन द पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। ये अब तक की कहानी थी। अब आगे हमने जो बात की वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले की। सारी चीजें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही निकाल के चलनी है, सारी चीजें अपनी यहां से निकलेंगी। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 E स्क्वायर डी आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एनायन के ऊपर जो चार्ज है, कैटायन के ऊपर जो चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर लिखना है। D इज द कांस्टेंट होता है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं। और R जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। इतनी कहानी समझ में। अब यहां से देखिए, ये वाला पोर्शन आपको समझ में है। अब यहां देखिए कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन के ऊपर, एनायन के ऊपर, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। फिर आप यहां से यहां चलिए, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो सॉलिड बनेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वापस आ जाइए। अब यहां पर देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे चलेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में देखो भाई कैसे चल रहे हैं। यहाँ पर डी अगर ज्यादा हुआ तो फोर्स कम हुआ, फोर्स कम हुआ तो सारी चीजें कम होती जाएंगी। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जितनी ज्यादा दूरी पर एटम का न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जितनी ज्यादा दूरी पर एटम के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, क्या होगा, उतने ही यहां पर डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हो गया, फोर्स कम हुआ तो यहां पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो बॉन्ड जो फोर्स है वो वीक हो गया, वीक फोर्स हुआ तो बॉन्ड भी अपना वीक हो जाएगा। फिर क्या है, सेमी सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। और सेमी सॉलिड की फॉर्म में जब फोर्स कम हो गया तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी यहां पर कम हो जाएगा, वो भी यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, अभी लैटिस एनर्जी के बारे में मैं बता चुका। अब हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एक बार हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। फिर हम जनरल ट्रेंड देखते हैं कि आयनिक जो है अपने पास, आयनिक जो बॉन्ड होते हैं उनकी सोलिबिलिटी कैसे वेरी करती है। जब हम अलोंग दी या बोले तो डाउन द ग्रुप चलेंगे, उसके ऊपर फिर हम जो है बात करते हैं। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ये होती है भाई एनर्जी रिलीज। कब एनर्जी रिलीज कब हो, जब हमने कोई आयनिक सॉल्वेंट सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला। मान लिया हमने सोडियम डाला, क्लोरीन डाला। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। जैसे ही हमने एक्वस के अंदर डाला, पानी के अंदर उसे डाला, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन बन गया। और क्या होगा, जो Na के अराउंड है ऑक्सीजन सॉरी H2O जो है उसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहां पर Na के चारों तरफ जो है H2O वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। ऐसे ही सेम चीज यहां पर इसको ऐसे घेर लेंगे। ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर कैसे आएंगे, क्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन इस साइड, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ऐसे घेर लेंगे भाई इन आयंस को। अब जो इन आयंस को ये घेरेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, और कुछ ना कुछ जब अट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, लैटिस एनर्जी भी यहां पर लिख लीजिए। अभी आपको समझा देते हैं लैटिस एनर्जी। एनर्जी जब रिलीज हुई क्या बना अपने पास, कोई लैटिस बनता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। जब लैटिस बना वहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई, मतलब अगर ये ज्यादा एनर्जी है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अगर ये लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ये मोर है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड हो जाएगा। अब लैटिस एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हुए हैं, उस आयनिक को अगर हम सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो क्या वो बॉन्ड आसानी से टूटेंगे, नहीं टूटेंगे।
आसानी से नहीं टूटेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जनरलाइज चीजें लिखवा देता हूं, वो आप ध्यान रखना। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी देख लीजिए, अगर ये टूट गई, ठीक है, जो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर पाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो भाई आपको सोल्युबिलिटी के केस में लिखना है, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से, तो वो सोल्यूबल होगा। क्या होगा? सोल्यूबल होगा। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इनसोल्यूबल होगा। तो क्या होगा? तो इनसोल्यूबल होगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, लैटिस एनर्जी इक्वल आ जाए हाइड्रेशन एनर्जी की, तो पार्शियली सोल्यूबल होगा, हल्का फुल्का घुलेगा। इनका रीजन मैंने आपको अभी समझाया। क्या समझाया? जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, तो सोल्यूबल हो जाएगा। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई तो उनके अंदर बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो टूटेंगे नहीं तो सोल्यूबल नहीं होंगे। तो इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये था सारा कंसेप्ट वही आयनिक बॉन्ड्स का। आई होप कि आयनिक बॉन्ड्स या फिर आयनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको चीजें बेसिक से बिल्कुल अभी समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा अपने चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।